तो आज हम पढ़ते हैं कि अगर आपने प्रिडिक्शन करनी हो किसी भी एलिमेंट की, ग्रुप की, पीरियड की या ब्लॉक की, तो आप कैसे करेंगे वो देखना है हमने। साल के तौर पर अगर सीजियम है, सीजियम 55 होता है, तो इसके जो वैलेंस शेल में होता है जी 6s1 होता है इसका वैलेंस। तो पहले तो हम पीरियड देखते हैं। जो पीरियड होता है, जो क्वांटम नंबर होता है आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वही उसका पीरियड होता है। तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा जी? 6 पीरियड हो जाएगा। ठीक है। तो जो क्वांटम नंबर होगा प्रिंसिपल, वही पीरियड हो जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक कैसे में पता चलेगा? ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जो होता है वो कोरिस्पोंडिंग ऑर्बिटल बताता है, जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है। वो ऑर्बिटल हमें बताता है कि कौन सा ब्लॉक। मिसाल के तौर पर सोडियम है, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, तो ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो अगर आपने पीरियड देखना हो किसी भी चीज का, तो वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। अगर आपने ब्लॉक देखना हो तो वो आपको आखिरी जो शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर होता है वो बताता है आपको ब्लॉक। और थर्ड, अगर आपने किसी का ग्रुप देखना हो तो आप उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसका मतलब इसका ग्रुप भी कौन सा होगा जी? 7, ग्रुप 7। तो ग्रुप देखना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो इस तरह ये तीन चीजें थी। अब हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज होती है? शील्डिंग इफेक्ट होता है कि रिडक्शन इन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिक शेल या इनर शेल, के रिडक्शन हो जाती है जी किसकी? न्यूक्लियस की फोर्स की रिडक्शन हो जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। किस वजह से? जो शेल्स होते हैं, अंदरूनी जो शेल होते हैं, इनर शेल्स होते हैं, उसकी वजह से। मिसाल के तौर पर ये एक न्यूक्लियस है, ये आपके पास शेल्स है, ये आखिरी शेल है, ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। और जो अंदर वाले शेल होते हैं उनको आप कहते हैं इंटरवेनिक शेल। इनको आप कहते हैं इंटरवेनिक शेल, इंटरवेनिक शेल। तो आपको पता है कि लास्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो न्यूक्लियस होती है ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन शो करवाती है। लेकिन आपको पता है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्या करते हैं? इसको रिपेल करते हैं। तो इस रिपल्शन की वजह से ये जो आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुशेस बैक होते, पीछे की तरफ पुश होते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर का चार्ज होता है वो आखिरी शेल पर उतना नहीं लगता जितना लगना चाहिए। इस रिडक्शन को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, के अंदरूनी शेल्स की वजह से जो न्यूक्लियस की फोर्स होती है आखिरी शेल पर वो उतनी नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट जी। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ईएनसी क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये आपका एटम है, न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं जी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दरमियान वाले शेल ना हो और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस पर मिसाल के तौर पर इसकी अट्रैक्शन लग रही है 10। लेकिन आपको पता है जो दरमियान वाले शेल होते हैं वो इसकी अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है उसको कम कर देते हैं। इन शेल्स की वजह से आप कह लें कि जो फोर्स लगती है या अट्रैक्शन लगती है वो 8 लग रही है। मतलब 2 की क्या हो गई? रिडक्शन हो गई है। तो अब जितनी नेट फोर्स लग रही है या जितना नेट चार्ज लग रहा है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के न्यूक्लियस का इतना लग रहा है जी चार्ज उसके ऊपर। मतलब सर अब 8 लग रही है, हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 8 होगा। हाँ जी, इफेक्टिव का मतलब होता है असर वाला। समझ आ रही बात? कि टोटल जी कितना था, सर। 10 था, लेकिन जो एक्चुअल कितना था, 10 था, लेकिन लगना 10 चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल लगता है, जो ऑब्जर्व्ड लगता है, वो 8 लगता है। वो क्यों 8 लगता है? क्योंकि अंदरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से रिपल्शन हो जाती है। इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं जी। ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा ना फिर? हाँ जी, टॉप टू बॉटम ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। टॉप टू बॉटम ग्रुप में सर, टॉप टू बॉटम ये कांस्टेंट रहता है? हाँ जी, कांस्टेंट रहता है ये। सर नो उसमें सर, तो ये डिक्रीज हो जाता है, ग्रुप में डिक्रीज होता है, पीरियड में सेम रहेगा। ओ मैडम, ये देखे तो सही जाकर, ये कांस्टेंट रहता है, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ। सर पहले ग्रुप में तो हमारे पास एक एक करके शेल्स नहीं इंक्रीज होते? यार आप बहस कर रहे हैं, पहले जाकर देखे तो सही। ये देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। आपको जब बता रहा है एक टीचर तो आपको मतलब उसकी बात पे यकीन नहीं है। 1.3, फिर ये 2.2, सबका 2.2 रहता है, सबका 2.2 रहता है, तो कांस्टेंट रहता है ये शील्डिंग इफेक्ट जो होता है आपके पास ग्रुप में। नेक्स्ट है हमारे पास, एक होता है पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट और इनर शेल। एक होता है जी वैलेंस शेल, एक होता है पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल क्या होता है? ठीक है, अगर आप कहें कि वैलेंस शेल को एन से डिनोट कर दें, तो जो पेनल्टीमेट शेल होगा वो एक शेल पीछे होता है वैलेंस शेल से, तो इसको हम कह देंगे n-1। या इस तरह से ये देखें, ये जो शेल है ये n है, वैलेंस शेल है, तो जो n-1 वाला शेल ये होगा न्यूक्लियस से एक, आप कह लें कि जो आखिरी शेल से पीछे जो होगा उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है जी, इनर मोस्ट शेल भी कहते हैं इस या दूसरा जो आप ये कह लें, ये जो होगा n-2 होगा, इसको आप कहते हैं जी एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल या इनर, इसको या आउटर मोस्ट शेल भी कह देते हैं। ठीक है जी, या सॉरी, इसको इनर मोस्ट भी कह देते हैं। इनर मोस्ट शेल क्या कह देते हैं? इनर मोस्ट। ये शेल होते हैं, आखिरी जो होता है उसे वैलेंस, आखिरी से एक पीछे होता है उसको पेनल्टीमेट, और पेनल्टीमेट से जो एक पीछे होता है वो आपके पास एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है जी। अब आपको पता है कि जो फोर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है उतना नहीं लगता, तो ये टोटल था जी, ये चार्ज, ये होता है टोटल चार्ज, टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन लगता कितना है? जेड इफेक्टिव लगता है। और रिड्यूस कितना होता है? वो सिग्मा होता है। जितना आपके पास रिडक्शन होती है अट्रैक्शन में, वो आपके पास सिग्मा कहते हैं उसको। तो इसका एक फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला? जेड इफेक्टिव विल बी इक्वल टू टोटल माइनस रिडक्शन, के टोटल में से जितनी रिडक्शन होती है। अब हम बात करते हैं स्लैटर्स रूल की। स्लैटर्स रूल क्या कहते हैं? स्लैटर्स रूल हमें ये कहते हैं कि जी आप जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं जी मेन। ये आपके पास आखिरी शेल है, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, ये आखिरी शेल है। तो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन पर हमने देखना है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस फिक्स इलेक्ट्रॉन पर हमने देखना है कि न्यूक्लियस की फोर्स कितनी लग रही है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन में आखिरी शेल में और भी इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है फॉर एग्जांपल एक में, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी पड़े होंगे। तो जितने बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका
कह लें कि 0.35 की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, उनकी जो वैल्यू रिडक्शन की होती है वो होती है 0.35, यानी वो कितना रिड्यूस कर देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, 0.35 की आप कह लेते वैल्यू से रिड्यूस कर देते हैं जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास जो आपको मैंने कहा है पेनल्टीमेट शेल होता है, n-1 वाला शेल होता है, ये n है आखिरी, n-1 वाला शेल रिड्यूस करता है जी 0.85, और आगे जितने भी n-2 n-3 ये जितने भी शेल होते हैं ये एक की वैल्यू से रिड्यूस करते हैं, यानी न्यूक्लियस के करीब वाले शेल ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं और जो न्यूक्लियस के दूर होते हैं वो कम रिड्यूस कर देते हैं। यानी मतलब सर हमारे पास जो एंड वाला होगा वो 0.35, बाकी सारे 0.85। बाकी सारे नहीं मेरे भाई, जो एंटी पेनल्टी मेट होगा वो आपका करेगा 0.85, और n-2 से लेकर आगे जितने भी हैं वो एक करेंगे। ठीक हो गया एक। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, मिसाल के तौर पर कॉपर है जी, अभी आपको समझ आ जाएगी। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d10 4s1, तो ये होता है। अब देखें, अप्लाई करें, अब इसमें वैलेंस शेल कौन सा है, ये वाला, और n-1 वाला शेल कौन सा है, ये n-1 है, ये n है, और ये जो आपके पास बचता है पीछे ये सारे क्या शो करवाएंगे, एक एक से आपके पास शो करवाएंगे। ठीक है, अब देखें इसको समझते हैं कि सिग्मा हमने कैलकुलेट करना है, तो आखिरी शेल में मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर तो हमने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मालूम करनी है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, कोई इलेक्ट्रॉन और नहीं है जो इसमें रिडक्शन कर रहा है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस पर तो हमने मालूम करनी है, तो वो कैसे रिड्यूस करेगा, इट मींस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.35, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन है आखिरी में, एक इलेक्ट्रॉन तो वो है जिस पर हमने फाइंड करनी है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो फिर हम लिखते 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.35। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं n-1 की, तो देखें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 16 और 2 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.85। अब ये देखें जी आगे जितने भी हैं आपके पास कितने हैं, इसको देख लें, 8 है प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इन सब को कैलकुलेट करें तो आपके पास जो सिग्मा निकल कर आता है वो 25.3 आता है, 25.3 आता है। लेकिन अब देखें जी, आप कॉपर का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, एक्चुअल लगना कितना चाहिए था 29 का, लेकिन लगता रिड्यूस कितना हो गया है 25.3 आता है। तो अब Z इफेक्टिव कितना लग रहा है आखिरी शेल पर, देखें जी 29 माइनस 25.5, तो 3.7 का सिर्फ अट्रैक्शन लगती है। तो ये स्लाटर के रूल थे, कितने की लगती है, सिर्फ 3.7 की। जी किसी को ना समझ आई हो तो पूछे, क्लियर है जी? जी सर। तो जी ये सर। आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका है, ये स्लाटर्स के रूल कहते हैं। तो ये देखें, आपको पता है अब जितनी चीजें ऐड हो रही हैं, मैं सेकेंड ईयर का चैप्टर तो हमने स्टार्ट किया है, तो मैं बीएससी लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ, इधर ऐड कर रहा हूँ चीजों को, तो आप सेकेंड ईयर का चैप्टर कर लें और साथ ये लेक्चर कर लें तो उम्मीद है अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। अब बात करते जो गैलियम होता है, इसका साइज जो होता है स्मॉलर होता है एल्यूमिनियम से, ऐसा क्यों होता है जी? गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा क्यों होता है, हालांकि बड़ा होना चाहिए? तो याद रखिए गैलियम जो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे अच्छी शील्डिंग करते हैं वो एस करते हैं, फिर पी वाले इलेक्ट्रॉन, फिर डी वाले, फिर एफ वाले। तो आपको पता है गैलियम में जो होता है ना 3d इलेक्ट्रॉन जो होते हैं,
ये पुअर शील्डिंग शो करवाते हैं। तो पुअर शील्डिंग होने से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होती है वो इसके ऊपर अट्रैक्शन शो करवा लेती है ज्यादा, तो जिसकी वजह से इसका साइज जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है जी, गैलियम में पुअर शील्डिंग होती है जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो आप लोगों ने ये कल ढूंढ के लाना है कि डी और एफ जो होते हैं ये पुअर शील्डिंग क्यों शो करवाते हैं, वाई पुअर शील्डिंग। सर बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड करैक्टर। ये मजीद आप सर्च कीजिएगा डिफ्यूज का मतलब क्या है, लिखा तो है लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है, सर ये ना इस सर कल मजीद बता दूंगा, तो पता आप था बस। इसको मजीद ढूंढ कर लाएं। ठीक है, अब वेरिएशन की बात करते हैं। इन पीरियड जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसकी बात करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। पीरियड के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। ठीक है जी, और जो ग्रुप में होता है, जो ग्रुप में होता है ये स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज करता है। क्या करता है, थोड़ा सा इंक्रीज करता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहता है ये ग्रुप में। ठीक है, सर ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव है। हाँ जी, ये ग्रुप में कांस्टेंट रहता है आपके पास। मतलब यानी इसके पीछे रीजन नहीं, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। भाई नीचे जा रहे हैं तो प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे, एक्सपेरिमेंटली आपको समझ आना चाहिए। प्रोटॉन बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, शेल भी बढ़ रहे हैं और साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। तो शील्डिंग जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है। समझ आ रही बात। ठीक होगा सर। तो प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, या तो डिक्रीज हो तो हम कहें लेफ्ट में जाएंगे फिर भी प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे फिर भी प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। मसला तो ये है, तो डिक्रीज तो होगा, नंबर ऑफ शेल जरूर बढ़ रहे हैं, ये बात नहीं, इसमें डाउट नहीं है कि शेल बढ़ रहे हैं तो ये होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, ये भी तो देखो। मतलब यानी कि ये न्यूक्लियस की पावर पे डिपेंड करता है। हाँ जी, अब हम बात करते एटॉमिक, ये डिपेंड करता है एस और पी डी एफ के ऊपर। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है जी, एटम का जो इन एटम जो होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जितना डिस्टेंस बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, एटॉमिक रेडियस। इस एटॉमिक रेडियस को हम डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस। ये जो मेजर करते हैं न्यूक्लियस से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक जो डिस्टेंस बनता है उसको हम डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और जो डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस होता है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये आपको पता है क्यों, क्योंकि आपको पता है एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, एटम हैज नो शार्प बाउंड्री। हमें एटम की बाउंड्री का नहीं पता जिसकी वजह से हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो फिर क्या करते हैं, तो जो फिर आप कह लें कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं कि एक एटम जब दूसरे के साथ बांड बनाता है ना, तो उस वक्त जो डिस्टेंस होता है उसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एटॉमिक रेडियस, इनडायरेक्ट एटॉमिक रेडियस। अब बताएं इनडायरेक्ट एटॉमिक रेडियस ग्रेटर होता है या डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस जी। सर इनडायरेक्ट ज्यादा होगा। हाँ जी, कोई और, रिमशा आप बताएं, रिमशा। जी जी सर। बताएं कौन सा ज्यादा होता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है, पीछे अवाम के अल्लाह अकबर। हाँ
तो सुन ले जी, डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनडायरेक्ट में बॉन्डिंग बनती है, तो बांड बनती है तो उनके दरमियान ओवरलैपिंग भी तो होती है। उस ओवरलैपिंग की वजह से जो रेडियस होता है वो कम हो जाता है। ओवरलैपिंग की वजह से रेडियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट एटॉमिक रेडियस वो कम होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस। ठीक है जी। और इसको कैलकुलेट आप कैसे करते हैं? कैलकुलेट करते एक्सरे डायफ्रैक्शन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन या एक्सरे डायफ्रैक्शन की मदद से। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स के ऊपर। एटॉमिक रेडियस की आपको मैं 4 टाइप्स पढ़ाऊंगा। कोवलेंट रेडियाई पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे वेंडरवाल रेडियाई, वेंडरवाल रेडियाई, फिर हम पढ़ेंगे जी आयनिक रेडियाई, फोर्थ पे हम पढ़ेंगे जी मेटेलिक रेडियाई। 4 तरह के रेडियाई हमने पढ़ने। ठीक है जी। तो इन सब का आपके पास कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। बात करते हैं जी कोवलेंट रेडियाई की। कोवलेंट रेडियाई। अब कोवलेंट रेडियाई क्या होता है? हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, यानी दो जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम हैं उनके हाफ डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं जी? कोवलेंट रेडियाई कह देते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो बाण बना हुआ है इनका, ये दो एटम है, आपस में इन्होंने बाण बनाया हुआ है, तो इसके जो दरमियानी डिस्टेंस को हम क्या कह देंगे? ये जो डिस्टेंस है इसका अगर हम हाफ कर दें, ये डी ए दोनों ए टाइप के मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है सेम, तो इनका हाफ कर देंगे तो एक एटम का रेडियस आ जाएगा। ठीक है जी। इसकी मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का डिस्टेंस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो आपसे कह लेते 140 है लेट्स सपोज, दोनों का डिस्टेंस। तो अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो एक एटम का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 70। तो यही उसका एटॉमिक रेडियस होगा जी। ठीक है जी। ये होमो की बात कर रहे हैं। अगर तो हेट्रो एटम हो, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, फिर फार्मूला क्या होगा? अगर तो उनमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, फिर क्या होगा जी? अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो? कम हो, तो सुने जी, तब आपके पास फार्मूला मॉडिफिकेशन हो जाएगी। डी ए बी, लेट्स सपोज दो एटम है ए और बी, इनका हमें रेडियस निकालना है। तो देखें डी ए बी का रेडियस कैसे निकालेंगे? तो ये रेडियस ऐसे निकलेगा जी, डी ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस डी बी बी डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐसे समझे कि आपने रेडियस निकालना है HCl का। तो अब देखें आपको पहले निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड का रेडियस, उसमें से 2 पर डिवाइड करेंगे तो एक हाइड्रोजन का निकल कर आ जाएगा। फिर आपको निकालना पड़ेगा क्लोरीन क्लोरीन का रेडियस, क्लोरीन क्लोरीन का रेडियस, उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो एक क्लोरीन का आ जाएगा, उसको फिर इस फार्मूले में पुट कर देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई बात। लेकिन ये डी ए और ए इसका क्या मतलब? डी ए और दूसरा ए इसका क्या मतलब है? डी ए का मतलब है कि डी का मतलब डिस्टेंस है, ए का मतलब है दो ए एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस है, एक जैसे एटम्स के दरमियान। सही होगा सर। फिर हमारे पास आ जाता है स्कूमर एंड स्टीवसन ने ना, स्कूमर स्कूमेकर एंड स्टीविसन, इसने 1941 में एक फार्मूला दिया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज डिफरेंस हो तो तब आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे रेडियस कैलकुलेट करने के लिए? तो याद रखें जी, अगर डिफरेंस लार्ज है तो देखें ए बी सेम आर ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर बी बी डिवाइडेड बाय 2। आगे आपने माइनस करना है 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। ठीक है जी। एक्स ए और एक्स बी क्या है?
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है जी। एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए जो डिफरेंस है वो ए का है, और बी जो है वो एक्स बी जो है वो बी एटम का है। तो ये फार्मूला सर आप यूज करेंगे जी। सर ये किस लिए बोला? ये अगर आपके पास लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। ठीक होगा सर। तो ये 3 फार्मूले एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के। सर ये आपने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी? नहीं जी, ये माइनस है, एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है। ओके सर। सर यहाँ पे ये जो एक्स ए लिखा हुआ है ना, ये जो आगे फर्स्ट में लिखा हुआ है, हाँ जी, एक्स ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सर एक्स ए मतलब वहाँ पे डी डायमीटर, यहाँ पे एक्स किसे शो कर रहा है? भाई बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक होगा सर। अब कोवलेंट रेडियाई का ऑर्डर देखें जी। तो सेकंड पीरियड का अगर ऑर्डर लिखा जाए तो सबसे जो बड़ा होता है लिथियम होता है, फिर ब्रिलियम होता है, फिर बोरॉन होता है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ये होता है आपके पास। तो अगर ग्रुप 7 की बात करें तो फ्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ठीक है जी। तो इस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन एंड बोरोमीन एंड आयोडीन। अगर ग्रुप 1 की करें तो आपको पता है कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 की बात करें तो उसमें एक्सेप्शन भी नहीं है, बिचारी मज का सर बड़ा रहा, ठीक है जी। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। और थर्ड की बात करें तो इसमें एक एक्सेप्शन है, गैलियम का जो साइज होता है वो क्या होता है, लेस होता है, किससे, एल्यूमिनियम से। ये मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ में कोई खास एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। और फिफ्थ सिक्स आगे तो सारी चीजें और मसला ही नहीं है। तो ये एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो मैं आपको इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता दिया है क्योंकि ये सारी चीजें हमने बार बार पढ़नी है। जब हम मैं आपको अल्कली मेटल बताऊंगा तब आपको रेडियस सारा उनका अलहदा से बताऊंगा, तो इस चीज के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेकंड की बात करते वो है वेंडरवाल रेडियाई। वेंडरवाल वेंडरवाल रेडियाई कौन सा होता है, कोई बताएगा मुझे जी आप में से? ये कौन सा रेडियस होता है वेंडरवाल? एनीवन? पढ़ सर के। ये आई थिंक सॉलिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है हाँ जी, तो याद रखे जी, ये उसको उन, हाँ जी, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है जिनके दरमियान वेंडरवाल फोर्सेस पाई जाती हैं, ठीक है। और ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है। द आप कह लें कि जी द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, बॉन्डेड वेरी वीकली, और ये आप कह लें कि द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम इज वेंडरवाल, ठीक है, बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स। इसको ऐसे समझे, आयोडीन, 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 आयोडीन। अब आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये दो मॉलिक्यूल हैं, आपको पता है आयोडीन आयोडीन नॉन पोलर है, इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस होती हैं? वेंडरवाल, वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं। तो इनका जो दरमियानी डिस्टेंस होगा एक आयोडीन और दूसरे आयोडीन के दरमियान, टू एडजेसेंट एटम का जो डिस्टेंस होगा, इसे वेंडरवाल रेडियाई कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई। ये दो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस होता है, ये ना समझिएगा कि एटम का होता है, ठीक है जी। तो ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है, और ये सिर्फ सॉलिड मॉलिक्यूल के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है सॉलिड के लिए? क्योंकि जी सॉलिड मॉलिक्यूल ही इसको बियर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास गैसेस होती है या लिक्विड होते हैं, तो उनमें आपको पता है जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो उनमें हम जो बाड होता है ना वेंडरवाल, उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। और उनमें जो आपके पास नॉट बाउंडेड वेंडरवाल रेडियस, वो वेंडरवाल रेडियस की मदद से बाउंड नहीं होते, तो जिसकी वजह से हम उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ये सिर्फ सॉलिड के लिए होता है।
अब याद रख लें जी, वेंडरवाल रेडियाई जो होता है वो लार्जर होता है कोवलेंट रेडियाई से। वेंडरवाल रेडियाई लार्जर होता है कोवलेंट रेडियाई से। ये सब रेडियस से लार्जर होता है जी। मेरी बात नोट कीजिएगा कि ये जितने भी रेडियस होते हैं वेंडरवाल उन सब से लार्जर क्यों होता है? क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान होता है, और बाकी जो होते हैं वो एटम्स के दरमियान होते हैं। तो मॉलिक्यूल के दरमियान आपको पता है स्पेसिस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एटम। मॉलिक्यूल के दरमियान तो स्पेसिस ज्यादा है एज कंपेयर टू एटम, इस वजह से ये वेंडरवाल रेडियाई ग्रेटर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8 इनमें से किसका रेडियस ग्रेटर होगा जी? हाँ जी साइंसदानों बताओ किसका सर ज्यादा है? सर 7 का। हाँ जी यही उम्मीद थी। नो सर 8 का। दो ही तो चीजें हैं। तो याद रखिए जी, नोबल गैसेस का होता है, तो नोबल गैसेस में आपको पता है कोई फोर्सेस नहीं होती, उनमें वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो उनके जो अंदर रेडियस होता है आपके पास वो वेंडरवाल रेडियस होता है, याद रख लें, ठीक है जी। तो 8 ग्रुप का जो होगा वो रेडियस मोर होता है एज कंपेयर टू अदर। और नेक्स्ट हमारे पास आपको बताता जाऊं कि जो वेंडरवाल रेडियस होता है वो 2 टाइम्स होता है जी कोवलेंट रेडियाई के, याद रख लें, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होता है कोवलेंट रेडियाई के। और सबसे लार्जेस्ट जो वेंडरवाल रेडियाई होता है वो 3.6 टाइम्स है जी रेडियस ऑफ कोवलेंट हाइड्रोजन के। ये हाइड्रोजन के लिए हाईएस्ट होता है, यानी हाइड्रोजन के कोवलेंट रेडियाई से वेंडरवाल का जो रेडियाई है वो 3.6 टाइम्स ग्रेटर है, याद रखें ये दो चीजें मेन। अब हम बात करते आयनिक रेडियाई की। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई कौन सा होता है? ऐसा रेडियाई जो न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन, आप कह लें न्यूक्लियस पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, और जहां तक वो फोर्स लगती है न्यूक्लियस की उतना वो डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं जी? आयनिक रेडियाई कहते हैं। कि न्यूक्लियस और आखिरी जहां तक फोर्स लग रही होती है न्यूक्लियस की वहां तक का जो रेडियस है उसे आयनिक रेडियाई कहते हैं। अब ये आपको पता है एनाइन का जो रेडियस होता है वो पेरेंट से लार्जर होता है, क्यों होता है आपको पता है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। और कैटाइन का जो रेडियस होता है वो स्मॉल होता है पेरेंट एटम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए इनको आप कैसे, इनमें से किसका रेडियस ज्यादा होगा किसका कम होगा जी, बताएं जी, जल्दी करें। सबसे ज्यादा रेडियस किसका है इसमें? सर क्लोरीन का। और सल्फर सल्फर सर सल्फर का होगा, उसके बाद आर्गन क्लोरीन। जी अब तो सल्फर एंड एक तो बात आपको पहले ना रट्टा नहीं लगाना, इसको इसको पहले समझे। इन सब में ना आपने पहले देखने इलेक्ट्रॉन कितने और प्रोटॉन कितने। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर में? सल्फर का 16 होता है तो 2 आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने? 16 हैं, रट्टा नहीं लगाना। क्लोरीन में कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन कितने? 17। आर्गॉन में 18 प्रोटॉन और 18 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पोटाशियम में 18 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन। कैल्शियम में 18 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन। अब देखें, अब आपको पता चल जाएगा ये सारे के सारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो देखें ये 16 प्रोटॉन की फोर्स लग रही है 18 प्रोटॉन पर, और यहाँ पर 17 की लग रही है 18 पर, यहाँ पर 18 के 18 पर, यहाँ पर 19 प्रोटॉन के 18 इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पर 20 की 18 पर। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 16 प्रोटॉन की जो फोर्स है वो कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये
फिर 17 वाले की, फिर 18 वाले की आएगी, फिर 19 वाले की, फिर 20 की। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट हो, तो आप उनके प्रोटॉन पे जाएं, प्रोटॉन कैलकुलेट करें और देखें जी किसके प्रोटॉन ज्यादा हैं। तो जिसके प्रोटॉन ज्यादा उसका साइज कम। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये जो होता है आयनिक रेडियाई होता है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, ये ऐड हो जाते हैं जी, कैटाइन का रेडियाई और एनाइन का। ये ऐसे इनको लिख सकते हैं, कैटाइन एनाइन, इनको ऐड किया जा सकता है। आर ऑफ कैटाइन प्लस आर ऑफ एनाइन, तो ये रेडियस होता है जी कैटाइन का और एनाइन का। ये एडिटिव हो गए हैं। अब ग्रुप की बात करें तो आपको पता है लिथियम जो होगा इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ता कम होता है। रुबिडियम सबसे ज्यादा सीजियम पॉजिटिव का होता है। तो इस तरह से फिर फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, इसी तरह फिर ऑक्सीजन की पावर 2। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना, याद रख लें मेरी बात, उतना ही एनाइनिक रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह चलता है, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं। अब देखें, इसमें आप लोगों को समझाने की खातिर, नाइट्रोजन -1, नाइट्रोजन -2, नाइट्रोजन -3। अब देखिए इसमें किसका ज्यादा है, नजर आ रहा है माइनस -3 का ज्यादा है। तो ज्यादा फिर 2 वाले का, फिर 1 वाले का, और फिर न्यूट्रल का आता है। समझ आ रही मेरी बात? ये जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, आयनिक रेडियाई बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आयनिक रेडियाई उतना ही कम होता जाएगा। नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव, तो इसमें आयरन 2 पॉजिटिव का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू आयरन 3 पॉजिटिव। आप लोग ऐसे करें जी, दोबारा ज्वाइन करें, मीटिंग एंड होने वाली है।